मैं गौरव त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं रियल कनेक्शन चैनल पर। सौभाग्य से हमारा देश दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक छोटे से गांव से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक चुनने का अधिकार हमारे देश के नागरिकों को होता है। दुर्भाग्य से या कह सकते हैं अफसोस लगता है कभी कभी कि ये हर एक चुनाव हर 2 साल 1 साल के अंदर हमें एक छोटे के ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक के चुनाव देखने को मिलते हैं और हर चुनाव कहीं ना कहीं से जाति धर्म बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप इत्यादि में उलझ के रह जाता है। किसने क्या कहा, किसने किस नेता पर क्या आरोप लगाया, किसने किस जाति के लोगों को रिझाने के लिए क्या कहा, इन सभी के बीच में हमारे मेन मुद्दे हैं वो भटक जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं रोजगार, ऐसी बातें आज हमें किसी मन से नहीं सुनाई पड़ती हैं। डियर कनेक्शन, जैसा कि आप बराबर पीछे भी देखते आए हैं, हम सब उन मुद्दों को प्रयास करते छूने का जो मुद्दे हमारे आज के टीवी चैनल्स में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से टीआरपी के लिए टीवी चैनल्स ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। फिलहाल हमारे आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो हमारी ज़रूरत है और आम जन को बीच में से इन्वाइट किए हुए हैं इस चैनल पर। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं। आप हैं हिमांशु सक्सेना जी, नमस्कार, और आप हैं अमित भूषण तिवारी जी, नमस्कार। दोनों लोग नगर छिबरामऊ के जानी मानी हस्तियां हैं। हिमांशु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि देश में किस प्रकार के मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, कैसा मानते हैं आप? देखिए, मैं आपके प्रश्न को 2 अलग अलग भागों में विभक्त करके इसकी प्रॉपर जानकारी अपने स्तर से देना चाहूँगा। मुद्दे जो होने चाहिए वो एक अलग इशू है और मुद्दे जो दर्शाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से वो एक अलग इशू है। मीडिया के माध्यम से जो भी मुद्दे दर्शाए जा रहे हैं उनसे केवल और केवल राजनीतिक व्यक्तियों तथा राजनीतिक पार्टियों का लाभ छुपा हुआ है, परंतु जो मुद्दे जोर शोर से नहीं उठाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये वो मुद्दे होते हैं जिनसे आम जनमानस का लाभ छुपा होता है। मसलन कभी कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बहुत अधिक बात करता नहीं दिखाई देगा चुनावी एजेंडे में। जी। कभी भी कोई भी नेता या राजनीतिक दल अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पब्लिक के बीच में प्रसारित नहीं करेगी जी। नहीं आप सुनेंगे मंच से। जिस देश में वोटर्स को ये तक नहीं मालूम है कि वो जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, कुड यू इमेजिन कि उस देश में लोकतंत्र का क्या हाल होता होगा? सही कह रहे हो आप। तो लोगों में आपका कहने मतलब ये पब्लिक ही नहीं जानती है कि उन्हें नेताओं से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए। क्या अमित जी, क्या कारण मानते हैं आप इसको? इसका बहुत बड़ा एक कारण है डेमोक्रेसी सिस्टम। ठीक है, देखिए, जब लोकतंत्र की बात चल रही है तो मेरा जानना कि लोकतंत्र क्या है ये समझते सब हैं। ठीक है, लेकिन दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 60% लोग भी ये नहीं समझते कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र मीन्स लोक जनता, तंत्र शासन, यानी कि जनता का शासन, लोगों का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया जनता का शासन, यह है लोकतंत्र की असली परिभाषा। जब उसी जनता के द्वारा आप शासक सुन रहे हो और फिर बाद में वही जनता रो रही है, क्यों? इसका कहीं ना कहीं कारण कौन है? इसका कारण कहीं ना कहीं आप भी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूं, क्योंकि हम भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हम अपने ही द्वारा शासक को चुनते हैं, उसे बैठालते हैं, फिर हमारी मांगने की, उसने हमारी मंगवाने की आदत डलवा दी है कि आओ हमारे पास, आओ मांगो, और हम पहुंच जाते हैं। ये जितने भी मुद्दे जो अभी आपने जैसा बताया सही बात है, आज ये सब जीवंत मुद्दे हैं और इन सबको मैं मुद्दों को, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, रोड हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन सारे मुद्दों को मैं उस पेड़ के फल की तरह देखता हूं जिसकी जड़ खोखली है। क्या बात कही आपने। और ये जड़ है हमारा लोकतंत्र। सबसे पहले हर आम आदमी को लोकतंत्र समझना पड़ेगा अगर इस देश को, हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक बात। अब आप पहुंच गए साहब, शासक जिसको आपने चुना है, आपने कहा साहब ये हमारी ये मांगे, हमारी ये मांगे, हमारी ये मांगे। उसने कहा ठीक है,
सबकी मांगे, कोई कंडीशन नहीं, सब अपनी अपनी मांगे रखिए, कोई किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं, लेकिन हम मांगे पूरी करेंगे, उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, उस पर कंडीशन अप्लाई होंगी, और वो कंडीशन अप्लाई होगी वोट बैंक की। आपके कहने का मतलब है कि जनता अपने बात अगर लेकर भी जाती है तो नेता ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी उसके बदले में हमें एक बल्क वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे पहले अपना गिव एंड टेक वाला हिसाब है यहाँ पे, कि ये हम इनको जो दे रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। मतलब सारी नीतियां हाँ, एससी ओबीसी या जनरल चाहे वो एक धर्म के उसके हो, चाहे वो एक मतलब सांप्रदायिक माहौल के हो, या किसी भी एक, अगर मतलब एक रोड को भी अगर ये पास किया गया तो उसका भी ये देखा जाता है कि इसमें कितना हमारा वोटर है। और इसका सबसे बड़ा, आज तक के इंडिया के डेमोक्रेसी में आप जितने भी एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें या एक आध उपचुनाव के अपवादों को छोड़ दें, जो भी नेता, जो भी विधायक या सांसद जीत के जाता है उसका वोटिंग का परसेंटेज सिर्फ 30 या 35% होता है। तो जिस देश का नेता 30 या 35% वोटर के द्वारा चुना जाएगा, इसका मतलब 65% जनता क्या कर रही थी, जनता क्या कर रही थी, इसका मतलब सीधा सीधा कि वो जनता के द्वारा सही से चुना ही नहीं गया कैंडिडेट। मतलब जनता का कहा जाता है, लेकिन एक परसेंटेज भाई देखा तो सिर्फ वो 35% लोगों की चॉइस है, और 100% लोगों के ऊपर वो एक तरह से बाकी के 65% लोगों को थोपा गया है। और कहीं ना कहीं से वो एक विद्वेष भावना से उन 65 के प्रति रखते हैं, और जिससे कि विकास कार्य और जरूरी चीजें प्रभावित होती हैं। हिमांशु जी, विदेश डेमोक्रेटिक पॉलिसीज या पैटर्न की बात करें तो क्या अंतर मानते हैं आप? देखिए, फॉरेन डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ब्रिटेन का लेना चाहूँगा। ठीक है। जहाँ पर इलेक्शंस जो होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसे हम लोग इलेक्शंस कहते हैं वहाँ पे, वो हमेशा पब्लिक के बीच में ओपन डिबेट के थ्रू कैंडिडेट्स अपने अपने विकास के मॉडल को प्रस्तुत करते हैं। डिफरेंट लेवल्स पे उनमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिबेट्स होती हैं, जिसमें सारा देश उन कैंडिडेट्स की बात को ध्यान से सुनता है। हमारे देश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस देश में हमें लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि आप शौच के लिए खुले में मत जाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। हाँ, जहाँ ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आ रही है तो लोग झाँक झाँक के पटरियों से देखने लगते हैं। तो हम उस देश में इस तरीके के लोकतांत्रिक ढांचे की कल्पना भी नहीं कर सकते अभी। क्योंकि हमारे देश में केवल एक ही तरीके की डेमोक्रेसी इस समय हाल फिलहाल है, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। एक लीडर होता है और एक अंधी भीड़ उसकी पीछे फॉलोअर होती है। वो सही या गलत नहीं देखती, वो सिर्फ अपने नेता का फेस देखती है, उसके पीछे पीछे चलती है। तो ये एक बेसिक फर्क हम लोगों के यहाँ है। पॉलिटिकल लिटरेसी हमारे यहाँ पे बहुत कम है, और उस चीज को कोई भी नेता बढ़ावा देके सुधारना भी नहीं चाहता। क्योंकि जिस दिन लोगों में पॉलिटिकल लिटरेसी आ जाएगी, 80% नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, लोग अवेयर हो जाएंगे। तो सारी राजनीति का बेस में सिर्फ एक ही बात छुपा हुआ है कि लोगों को किसी भी तरीके से मजबूत न होने देना, उन्हें पॉलिटिकली लिटरेट न होने देना। क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया, उन्हीं नेताजी की दुकान बंद होगी सबसे पहले। बहुत अच्छी बात कही हिमांशु जी ने। और देश की जागरूकता की बात करें तो हम देखते रहते हैं कि पान मसाले की गुटकी पे बाकायदा सचित्र एक बीमारी से जो भी हानिकारक कैंसर है जो हो सकते हैं वो बिल्कुल प्रिंट करने का आदेश देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, ताकि आम जन उस रैपर को देख कर उन मसालों को ना खाए या गुटखा को ना उपयोग करे। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो जो लोग, अगर जिस देश के नागरिक इन चीज़ों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेन का अनाउंसमेंट या कोई भी चीज़ें एज ए फॉलोअर वो पीछे चल देते हैं, तो ये चीज़ एक बड़ा समय है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने के लिए अमित जी, मतदान बहिष्कार को किस प्रकार से देखते हैं आप? जो भी मुद्दों को लेकर जनता टाइम में आके कि पहले सड़क बनाओ नहीं तो मतदान बहिष्कार करेंगे, हमारा ये चीज़ नहीं मिली तो मतदान बहिष्कार करेंगे, लाइट कराओ, बाकी 5 साल सरकार जनता सोती रहती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहिष्कार को आप कहाँ तक उचित मानते हैं? जी, मैं बहिष्कार को एक तरह से बिल्कुल उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है। मतदान ना करना, क्योंकि मतदान आपका हक है। जिस दिन वोटर को अपनी वोट की अहमियत, उसको अपनी वोट की कीमत पता लग गई, उस दिन ये मेरा दावा है कि जो आज सांसद या विधायक आपको 5 साल में एक बार दिखाई देते, हर 5वें दिन आपके दरवाजे पे दिखाई देंगे। इनको दिखना पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसा अभी मैंने बताया कि 35 और 65 का रेशियो। अब क्या है कि मान लीजिए नेता तो शासक हमने चुना,
उसके बाद हम रोते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, आप सुबह, एक आम आदमी जब सुबह उठ के बाथरूम में अपने जाता है, मंजन पेस्ट पे लगाता है, वो मंजन करता है, उसको ये मालूम कि वो उसका भी टैक्स सरकार को दे रहा है। जी बिल्कुल। वो सुबह से लेकर रात तक जितनी भी जो भी क्रियाएं करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वो उसका किसी ना किसी रूप में सरकार को टैक्स दे रहा है। उस टैक्स के बदले उसे क्या मिला? मान लीजिए उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे एक वोट डालने का अधिकार मिलता है। और वो वोट की कीमत, हमारे यहाँ तो एक बड़ा दुर्भाग्य है, मैं मतलब आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से वोट डाले जाते हैं। उन्हें, अरे आप लोग वोट डालने नहीं जा रहे, अरे घर पर जो रिक्शा भेज देगा उसको लेकर वहीं चले जाए, उसे वोट दे के आ जाएंगे। जिसका रिक्शा आ गया उसको जाएंगे वोट डालने। मतलब ये थिंकिंग है। वोटर हाँ, जो मतदाता है इलेक्शन टाइम बिल्कुल एक फूफा या हाँ, बैठ जाते हैं कि जो खातिरदारी करेगा। हाँ, वो उस एक दिन के लिए खुश है। हाँ, वो उसमें खुश है। किसी ने कुछ प्रलोभन दे दिया, किसी ने कुछ। आप ये नहीं, अब क्या होता है आप देखिए, मैं आजकल रोज इलेक्शन चल ही रहे हैं, रोज टीवी न्यूज चैनल पे देखता हूं, वोटों की भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में वोटों की भारी बारिश, महाराष्ट्र में वोटों की भारी बारिश हुई। परसेंटेज 62%, 60%, 59%, मतलब मैक्सिमम 70%। मेरा ये कहना है हमारी जनता से कि चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं सब चीजें कि 62%, अरे भाई 62%, ये तो वो 38% कहाँ गया? ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हर 10% लोग ऐसे हो गए जो किसी कारणवश 90% बंदे, जब 30%, अब उस 60% में किसी को, एक कैंडिडेट को 30% मिल गया, एक को 20 मिल गया, एक को 10 मिल गया। अब समझ लीजिए जनता पसंद करती थी 20% वाले को और जीत गया 30% वाला। अब 20% वाले को अगर वो 20% का वोट मिल जाता तो उसका हो जाता 40% वोट। रिजल्ट क्या होता? परिणाम आपके अनुसार होगा। जिस दिन इन सारे नेताओं की ये बात समझ में आ गई कि जनता जागरूक हो गई, वोटिंग का परसेंटेज ये 85-90 जाने लगे, उस दिन वो किसी तरह से, हाँ, उस दिन ये सारे मुद्दे, जात, धर्म, सांप्रदायिक, ये सारे मुद्दे अपने आप किनारे हो जाएंगे, क्योंकि ये जान जाएंगे नेता कि अब इन मुद्दों से काम नहीं चलेगा। जनता, क्योंकि अगर हमने 40% भी ले लिए और जो हमसे हारा उसे 40% ही मिले, कहीं ना कहीं से, तो उसे ये रहेगा कि हम 1% की और मेहनत कर ले, और तो वो एक आपको एक अच्छा मजबूत विपक्ष मिलेगा। और 41 वाला ये सोचेगा कि 1% कभी भी खिसक सकता है, तो उसको बचाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। वो उसको अपनी मतलब एक बकौती नहीं समझ के बैठ जाएगा। तो ये, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमित भाई की बात को थोड़ा सा और बल देते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा। इन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि देश में हम लोग जो कुछ भी करते हैं हम उसके लिए पे करते हैं। बिल्कुल उसी बात पे कुछ आपसे और अर्ज करना चाहूंगा। सपोज करिए कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है या प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, ठीक है, और मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में एडवांस इनकम टैक्स की कटौती उसके खाते से ज्यादातर कंपनीज या ज्यादातर विभाग करते हैं। सारे विभाग। तो अब आप देखिए, एक महीने की वो सैलरी ऑलमोस्ट चली जाती है इनकम टैक्स पे करने में। लेकिन उस व्यक्ति से आप पूछिए जो जूते से लेके और पानी से लेके और खाना खरीदने तक बाजार में हर चीज पे टैक्स दे रहा है। हम जूते के फीते से शुरू करते हैं, उसको भी हम जो लेसेस को खरीदते हैं वो टैक्स के साथ हमें बाजार में मिलता है। हम जो दवाइयाँ मार्केट में मेडिकल स्टोर से रोजमर्रा की लेने जाते हैं वो हमें विद टैक्स मिलती हैं। हम कहीं किसी मॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स वहाँ पे लगता है विच इज अराउंड 25%। हम कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट हो चाहे मॉल्स हो, बिग बाजार हो, वहाँ पे हमें टैक्स के साथ कपड़े मिलते हैं। हम ऑलरेडी अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के कामों में को करते हुए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। एंड बीइंग अ टैक्स पेयर हमें ये अंदाजा होता है कि ऑलमोस्ट 35 to 40% जो भी हमारी आमदनी होती है सैलरीज के थ्रू,
वो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करते हैं, जो कि वास्तव में देश के विकास में काम भी आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ चैनल ने, नेशनल न्यूज़ चैनल पे बातचीत के दौरान मैंने मुद्दा उठाया था कि हमारे ही पैसे को लेके गवर्नमेंट हमें सड़क, शिक्षा, चिकित्सा ये चीजें देके हम पे एहसान किस बात का दिखाती है? दिस इज अवर पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ह्यूमन राइट्स। आप इन चीजों को हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड करा के एहसान किस चीज का दिखा रहे हैं कि मैंने ये करा दिया, तुमने ये करा दिया। अरे तुमने नहीं करा दिया, ये हमने करा दिया, ड्यूटी है, ये हमने करा दिया। जनता के द्वारा चुने गए शासक हो, ना कि आप खुद में आप मैं अमित भैया की इस बात से भी थोड़ा सा सहमत हूँ। अमित भैया ने जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि जनता द्वारा जनता से जनता के लिए, ये डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य था हमारा, जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में लागू है। बट आज की करंट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो देख के मुझे तो सिर्फ यही लगता है, फॉर द फूल्स, फ्रॉम द फूल्स एंड बाय द फूल्स। बिल्कुल, मूर्खों द्वारा मूर्खों के लिए, बिल्कुल मूर्खों से। ये एक दुर्भाग्य हमारे देश का। 90% क्या होगा इस कंडीशन हर जगह पे इसी तरीके। आज मान लीजिए आपके यहाँ से जिस बंदे को क्या होता है, हमें मूल सबसे बड़ा एक होना कि हम देखते एक नेता को हमने मान लीजिए अपने नगर में हीरो बना लिया, किसी को भी पर्टिकुलर, कि ये नेता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमें इस नेता को अपना अगला पीएम बनाना है या जिताना है, ठीक है, उसके लिए आपको वहां से सांसद जिताने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई काम पड़ता है कल, क्या आप पीएम के पास जाएंगे सीधे? आप जाएंगे अपने विधायक के पास, आपके अपने सांसद के पास। की बात हम समझ रहे हैं, ये कैंडिडेट चॉइस में भी एक हमें समझना चाहिए कि बिल्कुल। अमित भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और थोड़ी सी इसमें भी एक बात और ऐड करना चाहता हूं। पहले जो नेता इलेक्शन के टाइम पे हमसे हाथ जोड़ के वोट मांगता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्शन के बाद हम उसके दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। जनता, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो आप सभी लोग, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दोनों ही लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि कहीं ना कहीं से आपकी चॉइस पे निर्भर है आप क्या चुन रहे हैं। और ये बहुत ही विचारणीय है कि जो नेता हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं इस समय, बराबर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और दिन में कम से कम 2-4 राउंड लग ही रहे हैं अलग अलग, और ऐसा क्या हो जा रहा है कि हम बाद में जाके उनके पीछे जा रहे हैं? बाद में क्यों नहीं वो हमारे पास आ रहे हैं? वो हमारी गलियों को, हमारी सड़क सुरक्षा व्यवस्था, लाइट को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो जनता को खुद ये समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के कैंडिडेट को चुने। और ऐसा क्या हो जाता है जो हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़ने लोग आ रहे हैं बराबर चुनाव के टाइम में, चाहे वो छोटे प्रधान का चुनाव हो या देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जो भी इस समय चल रहा है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में हमें उनके पास जाना पड़ता है या उनके पीछे लाइन लगानी पड़ती है। वो एक कार्यकर्ता भी हमें दिखाई पड़ता है जो आज हमारे दरवाजे पे आके उनके लिए वोट मांगने आ रहा है। बहरहाल इसी बात के दूसरे पहलू की ओर जाएंगे। हिमांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी नज़रों में क्या मानक होना चाहिए एक आम जन के रूप में कि किस प्रकार के कैंडिडेट को चुने हम, जिससे कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल सके जो हमारे लिए इजी टू टच भी हो और हमारी बात को स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता रखता हो। ठीक बात है गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और वास्तव में असली लोकतांत्रिक विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न में जितना ये महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक कैंडिडेट में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, दोनों ही हाँ सही है। मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में खड़ा है, हमारा संविधान उसे, लोकतंत्र उसे इलेक्शन में खड़े होने की आज़ादी देता है। व्यक्ति को सबसे पहले उस कैंडिडेट के बारे में ये पता करना चाहिए कि कहीं उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके बाद ये देखना चाहिए कि वो कैंडिडेट किसी जाति अथवा धर्म का समर्थन तो नहीं करता है या उसका पास्ट तो इस तरीके का नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये देखना चाहिए कि उसका लोक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार लोगों के बीच में कैसा है। चौथा पॉइंट, कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है। ये पढ़ाई लिखाई वाला प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंडिडेट स्थानीय स्तर पे बड़े बड़े वादे करते हैं। हम नगर में ये करा देंगे, हम वहाँ पुल बनवा देंगे, हम वहाँ सड़कें बिछवा देंगे, हम वहाँ अस्पताल खुलवा देंगे। उनको टाउन प्लानिंग के नाम पे टी भी नहीं आती है, उनको नगर नियोजन की 0 सन्नाटा जानकारी होती है। लेकिन बातें ऐसी ऐसी करते हैं, झूठे वादे ऐसे ऐसे करते हैं कि पब्लिक उस प्रलोभन में
फंस जाती है। जब व्यक्ति को खुद ही उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है और वो आपसे वादे कर रहा है उस चीज के बारे में, नेचुरल सी बात है जब वो इलेक्शन जीतेगा और जब उसके पास सत्ता आएगी तो वो उन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देगा जिसमें वो एक्सपर्ट है। जैसा कि 90% नेता होते हैं, जैसे घूसखोरी में, रिश्वत लेने में, लोगों को परेशान करने में, थाने कोर्ट कचहरी के माध्यम से आम जनमानस पे दबाव बना के पैसे उगवाने में, ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं। 5-6 गिने चुने विभाग हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि पैसों का स्रोत है। पुलिस थाना, तहसील, हालांकि मैं न्यायालय को इस प्रक्रिया से दूर रखूंगा, आपके PWD भी हो गए, आपके तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पैसे उगा के किसी तरीके से नेताओं को देते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी है, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग भी है। नहीं चलिए खैर, ये तो विभागों पहुंच रहे हैं। हम बस ये बस पूछना चाह रहे हैं, हमारे सवाल का मतलब कि हाँ, एक कैंडिडेट की हमने ये कैटेगरीज देख ली या कैंडिडेट का बिहेव देख लिया, हमें इनमें चुनना चाहिए। कैंडिडेट को चाटुकारिता पसंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा व्यक्ति नेता होने लायक है। सत्य बोले, मीठा बोले, ठीक बात है। जैसे एक कहा जाता है, थोड़ी सी बात व्यंग्यात्मक जाएगी। शादी वगैरह के कार्ड्स आते हैं, मेन रोल तो वहाँ दूल्हा दुल्हन का होता है, लेकिन बारातियों और जनातियों या अदर गेस्ट का क्या रोल रहता है? सिर्फ यही कि हाँ बस अच्छा खाने को मिल जाए। बस ऐसे ही कुछ मेरा सवाल जा रहा है कि हमें जी मूलभूत सुविधाएं, इनको हमारे क्या है? सरकार मंत्री PM कोई बने, हमारे क्षेत्र का कैबिनेट मंत्री हो, चाहे हमारे क्षेत्र का PM बन जाए, कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब है? हमारा कहने मतलब नहीं, हमें बेसिक क्या चीज चाहिए हमें? पहले मैं थोड़ा इस बात पे आपकी थोड़ा कटाक्ष करूंगा जी कि मंत्री कैसा बने या कैबिनेट मंत्री बने, इससे हमें क्या मतलब? जी मेरा मानना है इससे हमें सबसे ज्यादा मतलब तो इससे हम ही को है। क्या आप जरा सोचिए, इसलिए कि हमारे मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं। नहीं मंत्री क्षेत्र के, या इससे सिर्फ इस बेस पे कि हमारा क्षेत्र का हो तो उसे उस विभाग का मंत्री बना दिया जाए तो हम खुश। ऐसा इससे केवल वो लोग खुश हो सकते हैं जो उनके चाटुकार हैं, कुछ जो उनके चमचे टाइप के जो उनके साथ जुड़े, और भला भी उन्हीं का ही होगा। ठेकेदारी प्रथा कि उनको ठेकेदारी मिल जाए, मतलब भला भी उनका होना है। एक आम सारे मतलब एक जगह के लिए, सारे लोगों के लिए मंत्री कैसा होना चाहिए? मतलब स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाते हैं, जिस बंदे ने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को सुई तक ना लगाई हो, उसे स्वास्थ्य विभाग की क्या जानकारी? एक MBBS डॉक्टर को आके वो सलाह दे कि आपको अपना काम ऐसे करना है, सलाह ना दे, डांटे और सस्पेंड भी कर दे। अब आप सोचिए उस पर क्या एक 5th या 12th क्लास मतलब पास मंत्री एक IAS IPS अफसर को डांट के बात करे, उसको निलंबित कर देगा पावर। बताइए, तो इस तरह मंत्री जी ने अपने विभाग की जानकारी नहीं। अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो कहीं ना कहीं से चिकित्सा या किसी बिल्कुल जुड़ाव रखता हो। जब आप एक चपरासी बनने तक के लिए आजकल ग्रेजुएशन आपने कंपलसरी कर रखी है, क्योंकि चपरासी का काम क्या है? बेसिक चपरासी का बेसिक काम है, उसको बस फाइलें इधर से उधर, बस वो फाइलें पढ़ना जानता हो, बस झाड़ू लगाना, पानी पिलाना। लेकिन उसके लिए भी आप देखिए MSc BSc वाले बंदे लाइन में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए देश की है, प्रदेश की, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वो नहीं, कोई मतलब किसी तरह की वो ये नहीं कि आप जो मना है बस किसी ना किसी, चाहे वो है ना वोट बैंक की राजनीति करके, चाहे दूसरी सबसे बड़ी, जैसा हिमांशु जी ने अभी कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी में कुछ थोड़ा बोलना चाहूँगा कि एक जनता मान ली, ठीक है आप एक बार चुन गए, नेता बन गए, आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके अगली बार फिर आप जैसा चलता रहता है कि जो एक बार बन गया फिर उसके परिवार से या या वो स्वयं दोबारा फिर आएगा वो, क्योंकि कुर्सी का मजा आ जाता है। तो फिर जनता उससे ये सवाल क्यों नहीं करती कि ऐसी कौन सी जमा पूंजी या जमा धन मिल जाता है वो कि 5 सालों में उसका बिल्कुल जो 5 साल, हाँ कि 5 साल पहले जिसके पास लाखों की वो नहीं थी, अब वो करोड़ों में
अब उसके मतलब गाड़ी घोड़े जो साइकिल पे नहीं चल इस पा रहा तरीके के था, नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो भाई इस इनके तरह खिलाफ की सख्त नेता- से सख्त एक्शन होने चाहिए, आगे इनको जेल में डाला जाना चाहिए, इनके चुनाव लड़ने पे ऐसे घूसखोर नेताओं के रोक लगानी चाहिए। घोषणा पत्र में 100 रुपए का हिसाब किताब होता, मान लिया, हाँ। और चुनाव खत्म होते थे वही 1000 रुपए करीब आसपास पहुंच जाता देखिए सर, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वही एक हालत। आम चलिए employee- खैर, आगे भी भविष्य में हम लोग इन सब इस चीजों पे बेहद चर्चा कर सकेंगे। फिलहाल लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एक चौकीदार चोर है, कोई टोटी चोर, कोई पप्पू, कोई साहब, देखिए ये सब ये- एक सेकंड हम दूसरी बात करना चाह रहे हैं, बात सुनिएगा मेरी। तो ये कोई भी नेता आगे मंच से बोलता है किसी पार्टी, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी, एक आम जन की आवाज आनी है, आम जन के माध्यम से वो आम जन भी जान सके जो अपनी आवाज को घर में दबाए बैठे हुए, तो रियल कनेक्शन का प्रयास रहता है कि उन्हीं चीजों से कनेक्शन बना सके। तो एक कोई भी नेता आते हैं, पब्लिक शोर मचाती है, तालियां बजने लगती हैं, अगले दिन पेपर्स की हेडलाइन भी यही होती है कि किसी ने कहा कि वो चोर है, किसी ने कहा वो चोर है। कहीं ना कहीं से पब्लिक वो शोर मचा रही है, वो खुश हो रही है, तो ये क्यों है, ऐसा क्यों ये रहता है? इसका जवाब मैं अपने नजरिए से देना चाहूंगा, मे भी मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हो। मैं आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, इस तरीके की कितनी रैलियों में आज तक आप गए? एक में भी नहीं। शायद मैं भी नहीं गया। शायद मैं भी नहीं। उसका रीजन है, वहां पे जो भी भीड़ आती है वो बेहद ही ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित लोग आते हैं, ठीक है, जो मात्र एक लंच पैकेट के लालच में, कुछ रुपयों के लालच में रुपयों- कि गाड़ी में ही पेट्रोल बस भरवा देगा पेट्रोल कोई भर नेता, जाए, बाइक में 2 लीटर इस पेट्रोल लालच में पर्ची आते मिल हैं। रही है। और वो जो कम पढ़ी लिखी दयनीय स्थिति में जनता होती है, अशिक्षा जहां होती है, वो लोग टोटी चोर और चौकीदार चोर और इस तरीके के शब्दों कई को सुन के मतलब। वो उन शब्दों को अपने ग्रामीण परिवेश से जोड़ लेते हैं, और उन शब्दों को सुन के, ये ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है, दिस इज एंथ्रोपोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अफ्रीका में कोई डिस्कवरी चैनल पे जाता है, तो वो अगर वो भेड़ के सर को खा रहे हैं तो वो उन्हीं के साथ, आदिवासियों के साथ सर खाने लगेगा, ताकि उनके बीच में जाके वो उनकी सारी अंदर की बातें निकाल सके। दिस इज ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये नेताओं का एक बहुत बड़ा ये शोषा होता है, एक उनकी टीम होती है जो कि ऐसे शब्दों का इजाद करती है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के मन पे इम्पैक्ट डाले और लोग ताली बजाएं, कैसे उन्हें हिप्नोटाइज शब्दों कर को, ले, उन अपने शब्दों को शब्दों सुन के सुन जाल के में कहे उनको हिप्नोटाइज कर कि ये नेता तो हमारे अपनों में से ही है। हालांकि उन शब्दों में वो एक तरह से हिप्नोटाइज होके, मंत्रमुग्ध हाँ, होकर hypnotize मैं वो नहीं अपने कहूंगा। असली मुद्दों को भूल जाते हैं। असली बात यह है कि इस देश की कम पढ़ी लिखी जनता जो कि बहुसंख्यक है, बिल्कुल। वो बेवकूफ भी बनना चाहती है, वो बनना चाहती है कोई हमें बेवकूफ बना, वो चाहती है कोई हमें बेवकूफ बनाए, मतलब कुल मिला उसके के मन वो में रहती है ये बात। इन शब्दों के इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो पढ़ा लोग लिखा मूर्खता की ओर व्यक्ति, चले जाते हैं कि सर्विस क्लास आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी विवेक होगा, जो देश के प्रति जागरूक होगा, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा, वो इस तरीके की भाषा शैली मंच से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो नेता हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा शैली, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या के समान है। और एक की मजाक के जिम्मेदारी रहेगी उस वर्ग की जो इन भोले वाले ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादातर आते हैं, या शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, अनएजुकेटेड हो सकते हैं, या फिर जागरूकता कमी, वो अपने क्षणिक लाभ के लिए, या क्षणिक जो उनको आनंद आ रहा है कि हाँ को 200, 500, 1000 रुपए मिल जाएगा, एक बात वो अपने आप से समझौता कर बैठते हैं। मैं कहना चाहूंगा जी, जी। कि एक सीधे सिंपल सी बात है कि जब तक आप स्वयं अपनी मदद ना करना चाहे, तब तक कोई दूसरा दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती है। जब तक आपको इसके लिए आपको मदद खुद में नहीं करनी, आपको दूसरे पे ले। इंडिया अपने हमारे यहाँ की सोसाइटी क्या है कि वो खुद तो बढ़ना नहीं चाह रहा है आगे, लेकिन अगर हिमांशु जी घर में गाड़ी ले आए तो ये सोचते हैं यार कि इसके गाड़ी का टायर कैसे पंचर हो, इसका शीशा कैसे पूरे। ये नहीं सोच रहा कि हम भी मोटर बाइक से अगर ये 5 लाख की गाड़ी लाए तो ऐसा आगे बढ़े कि अब 10 लाख की। वो ये तो नहीं देख रहे इनके पीछे मेहनत क्या, उसके लिए वो सरल तरीके ढूंढता है। उसके लिए सरल तरीके कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें उन्हें सबसे मतलब सबसे आसान साधन लगता है नेताओं के पीछे लग जाओ, उनको मतलब किसी ना किसी अगर पैसे नहीं भी कमा पाएंगे तो समाज में वर्चस्व बना वर्चस्व बना रहेगा, रहेगा। खुश है। उसमें खुश है। सोगाल झापा। देखिए गौरव जी, झापा। असलियत ये है कि हम लोग पिछले 500 सालों से गुलाम हैं और आज भी गुलाम हैं।
पहले हम लोग मुगलों के गुलाम रहे, हाँ। उसके बाद हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, गुलाम रहे। अंग्रेजों के जाने के बाद ये नए अंग्रेज पैदा हो गए और हम लोग आज भी उनके मानसिक गुलाम हैं। मानसिक। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग आज के समाज के वो ज्यादा इस चीज से, चलिए अनपढ़ का तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोगों के जैसे कुछ एक पार्टियों के ताल्लुकात आप देखिए, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है आपस में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो रोज साथ में उठने बैठने वाले पब्लिक प्लेटफॉर्म पब्लिक इस तरह के आपस में एक दूसरे लड़ जाते, इतनी तुच्छ स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है यही चुनाव लड़ रहे हैं। समय देखते हुए कुल मिला के जो बात निकल के आ रही है सारी बातों में कि जनता नेता हमें वही मन से दे रहे हैं जो हम नीचे सुनना चाह रहे हैं, और कुछ एक परसेंटेज वजह से सारा देश का सभी आदमी प्रभावित होते हैं। सीधी बात है, जब किसी का काम इतने में चल रहा हो तो वो आपको इतना क्यों देगा? आप तो ये समझ रहे जो हमें मिल रहा है वो भीख है, वो भीख नहीं है, वो हक है आपका। अगर सिंगल लाइन में बात करें तो इस रियल कनेक्शन के इस स्टूडियो से आप पॉलिटिकल पार्टी से क्या कहना चाहेंगे अमित जी और हिमांशु जी? आप पहले अमित जी बताएं, फिर हिमांशु जी आपसे भी। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब अब बहुत हो गया, इस देश को ये मुद्दे नहीं चाहिए, जातवाद के, सांप्रदायिक धर्म के, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे नहीं चाहिए इस देश को। वास्तविक विकास के मुद्दों पे बात वास्तविक विकास चाहिए। आप हर आदमी को देखिए, जैसा अभी हिमांशु जी ने कहा कि रैलियों में कितने लोग गए या कितने लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास काम है, आप रैली में जाओगे या काम करेंगे। और वास्तविकता यह है कि नेता चाहते ही नहीं है सब लोगों को काम मिल जाए। अगर काम मिल जाए तो उनके पीछे पब्लिक कहां से आएगी, भीड़ कहां से इकट्ठी होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सॉरी कि आप इस तरह के मतलब नहीं, आदमी को काम दीजिए। जब हर आदमी के पास उसका खुद का काम होगा या सर्विस होगी तो उसके पास इन मुद्दों में उलझने का समय ही नहीं होगा। जापान जैसा छोटा सा देश, बिल्कुल सही कह रहे हो, जहाँ हर 5-10 साल में भूखा पाता है, वो फिर इतनी जल्दी डेवलप हो जाता है। आज जापान को देख लीजिए, वहां की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी परमाणु बम से कई बार, और आज भी कंडीशन आए दिन सुनामी आती रहती है, कुछ ना कुछ वहाँ चलते रहता है। आज भी शर्म की बात है हम इंडियंस के लिए, हम लोग इनसे पहले आजाद हुए हैं और कई हमारे यहाँ ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन कुछ एक पॉलिसीज की वजह से कंडीशन ऐसी है कि हम मेड इन जापान के कैमरा से ये प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं, मेड इन चाइना, मेड इन और इन सब चीजों से कर रहे हैं। हिमांशु जी आप क्या कहना चाहेंगे सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी से? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को मैं क्या कहूँ, मेरा सिर्फ आग्रह है, अनुग्रह है ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के आकाओं से कि पब्लिक को भ्रमित ना करें, उसे वोट बैंक ना समझे, उसे जात के आधार पे लड़ा के या बातें करके वोट ना मांगे। जो वास्तव में आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, मैनिफेस्टो में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं साहब, लेकिन सवाल यह है कोई भी नेता उस मैनिफेस्टो को अपने ही जनता से डिस्कस नहीं करता कभी मंच से, और 90% जनता वोट देने वाली ये नहीं जानती कि वो जिस पार्टी को वोट देने जा रही है उस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये विनम्र आग्रह करता हूँ, चाहे मंच के माध्यम से, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस तरीके से वो अपनी बात जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद और लड़ाई झगड़े की, लोगों को भड़काने वाली बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी शिद्दत से अपने अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुंचाएं, ताकि जनता उन चीजों को अपने स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ के विकास के खाके को अपने दिमाग में तैयार करे और उसके आधार पे किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करे, और चुनाव के बाद वो मैनिफेस्टो भूल ना जाए। बिल्कुल ये मैनिफेस्टो मैं चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूँ, इस पे भी चुनाव आयोग को किस कोई पार्टी लेना ने चाहिए। 5 साल पूरा होने के बाद किस पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो को कितना कंप्लीट किया। अगर वो परसेंटेज 50 के बिलो है तो रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी इंस्टेंटली। बिल्कुल इसका सीधा उदाहरण है, भी कुछ दिन पहले, कुछ आते आप लोगों से शेयर करेंगे, 2 दिन पहले एक पार्टी अपने यहाँ कन्नौज की हम लोकसभा बात करें, जो आपने बात करी मैनिफेस्टो को लेकर, आम आदमी और सबके बीच कैसे इंटरेक्शन रहा। कुछ दिनों पहले एक पार्टी के लोग आए, उनके हाथ में 2 पन्ने का मैनिफेस्टो था, कौन किस पार्टी का आप लोग अच्छे से अगर मेरी बात को अगर समझेंगे तो आपके घर पर ही पहुंचा होगा, आप उसको कंपेरिजन करिए, समझ जाएंगे क्या चीज़ कहना चाह रहे। एक पार्टी आई, उसने सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर आरोप दिए, 2 पन्ने का पूरा इस तरह का पेज था
और 4 पन्नों में सिर्फ उसके आरोप लिखे थे, कहीं पे भी नहीं लिखा था कि हम आगे क्या करेंगे, कहीं नहीं, ये नहीं लिखा। इसके बाद जस्ट कल ही एक दूसरी पार्टी के लोग आए, वो सिर्फ एक सिंगल पंपलेट दे गए, उनमें सज्जन की फोटो छपी थी, वो उन्हीं के नाम पे चाह रहे थे कि वोट मिल जाए फिर से हमें। कहीं पे भी बात ये नहीं आई निकल के कि हम आगे क्या करेंगे। बहरहाल जनता जो चाह रही है नेता वही दे रहे हैं। मेरा कहना है इस स्टूडियो के माध्यम से यही होगा, लेकिन परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आप जैसे लोग उठ बैठ के इस तरह की सार्थक चर्चाओं को खुले मंच पे लाना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं से टीवी चैनल से और अखबारों से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि इस तरह के भी मौके दें। आमजन एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला स्टूडियो में बैठाने के अलावा कभी कभी हम जैसे लोगों को भी इन्वाइट्स करें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने यूट्यूब के माध्यम से। अदरवाइज मार्क जुकरबर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूबर के संस्थापक का बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम इंडियंस की बहुत सेवा आ रही हैं। लग रहा है आने वाले समय में समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन आएगा, भारत के लोग फिर निकल कर बाहर आएंगे। और रियल कनेक्शन आगे से फिर आपके लिए कोशिश कर रहा है पर डे आपके लिए कुछ डिफरेंट लोगों से बातचीत लाएं, ताकि एक अलग सी चीज़ भी दिखाई पड़े। बुराई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन अच्छाई कहीं खुलकर नहीं आती है, इसलिए बुराई बड़ी दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।